कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम डीबीएमएस स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डाटा मतलब एक ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है और जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब हमें चाहिए तो हम उसे ले भी सकते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। इज इट क्लियर? मैं इसे लिख भी देती हूँ आपके लिए। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस is an organized set of data, organized collection of data, collection of data which is stored and accessed from a computer system. ठीक है, तो डेटाबेस क्या है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है। ऑर्गेनाइज मतलब ठीक से उसको ऑर्गेनाइज किया होता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली स्टोर होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो स्टोर होता है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब जब हम चाहें उसको ले सकते हैं किस थ्रू, फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं डेटाबेस क्या हो सकता है। ठीक है, कई डेटाबेस कई तरह से हो सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर डेटाबेस हो सकता है, स्कूल का डेटाबेस हो सकता है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ले लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर क्या क्या हो सकता है? हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, फैकल्टी की इंफो हो सकती है, कोर्स की इंफो हो सकती है और क्लासरूम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही कई तरह से डाटा हो सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे को डाटा तो मैनेज करना ही होता है। ठीक है, तो डेटा कई तरह से हो सकते हैं। स्कूल का डेटा हो सकता है, यूनिवर्सिटी का डेटा हो सकता है। तो डेटा तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो डेटाबेस समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब डीबीएमएस समझते हैं क्या होता है। तो डीबीएमएस एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? जो हमारे डेटा को एक डिफाइन करने में मदद करता है, मैनिपुलेट करने में मदद करता है और रिट्रीव करने में मदद करता है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं डाटा में, तो हम उस सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डाटा को रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब वापस लेना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेना है या ले अपने पास लेना है, उसको रिट्रीव कहते हैं। उसको हम रिट्रीव भी डीबीएमएस की मदद से कर लेते हैं। तो डीबीएमएस की अब डेफिनेशन लिखते हैं। डीबीएमएस, और मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है। सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू डिफाइन मतलब डाटा को डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कल डाटा तो बहुत सारा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऑब्वियसली डीबीएमएस वहाँ पे रोल में आता है, जो डेटा को हमारा स्टोर भी करता है। मैनिपुलेट मतलब अगर हमें उसको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ऑल्टर करना है डाटा को, तो उसमें मदद करता है। और रिट्रीव करने में मतलब वापस डाटा को लेने में, अगर हमें डाटा चाहिए तो हमें रिट्रीव करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यूजर है आपका, ये आपकी डीबीएमएस और यहाँ पर आपकी डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, ये डेटाबेस की आपकी फाइल है, जो आपका डाटा है यहाँ पे स्टोर हो रखा है। तो यूजर और डेटाबेस फाइल के बीच में आता है आपका डीबीएमएस। ओके, वो क्या करेगा? आपके डाटा को डिफाइन करने में, मैनिपुलेट करने में, स्टोर करने में और वापस अगर आपको चाहिए हो तो रिट्रीव भी करेगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले के समय में जब डीबीएमएस नहीं होता था तो डाटा को कौन मैनेज करता था? तब ओएस ही मैनेज करता था। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता था, और ऐसे सिस्टम को हम बोलते थे फ्लैट फाइल सिस्टम। तो बेसिकली वो इतना ज़रूरी नहीं है, इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्लैट फाइल सिस्टम को। हमें जो पढ़ना है वो डीबीएमएस पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, डीबीएमएस में हम जो पढ़ेंगे मेनली वो हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, डेटा मॉडल क्या होते हैं, इतना समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डेटाबेस बताया क्या होता है, फिर हमने बताया कि डीबीएमएस क्या होता है। आई होप इतना क्लियर है। डेटाबेस मतलब एक सेट ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब ऐसे नहीं कि डाटा कुछ भी ऊपर खाबर रखा हो, ऑर्गेनाइज वे में डाटा को रखा हो
उसको हम स्टोर करें और उसको एक्सेस कर सके किसी सिस्टम में, उसको हम कहते हैं डेटा बेस। अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को डिफाइन करने में, मैनिपुलेट करने में, रिट्रीव करने में और स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम डेटा मॉडल पे आ जाते हैं। अब डेटा मॉडल कितने तरह के हैं हमारे पास? हमारे पास डेटा मॉडल, सबसे पहले समझते हैं डेटा मॉडल क्या है। तो जो डेटा तो है हमारे पास, अब उस डेटा को किस लॉजिकल स्ट्रक्चर में हमें रखना है, वो उसको हम कहते हैं डेटा मॉडल। जैसे पहला जो डेटा मॉडल है वो हमारे पास है रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक, दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। थर्ड हमारे पास जो मॉडल है हायरार्किकल डेटा मॉडल। और फोर्थ हमारे पास है नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, जो मेनली हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब पढ़ेंगे सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिलेशनल डेटा मॉडल है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल होता क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं RDBMS। तो ये RDBMS क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा in a tabular form। अब इस टैबुलर फॉर्म का क्या मतलब है? RDBMS में जो डेटा होगा वो आपका टैबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। अब टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? रोज और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का रिलेशन है हमारे पास, स्टूडेंट रिलेशन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास SID है, S नेम है, मतलब स्टूडेंट का नेम है, और एज है। तो 501 मान लेते हैं कि कुछ डाटा हम लिख रहे हैं, एज इसकी 19 है, इसकी 18 है और इसकी 20 है। 502, 503 B और C। तो इस फॉर्म का जो डेटा है जो टैबुलर फॉर्म में है उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब टैबुलर फॉर्म से मतलब क्या होता है कि रोज और कॉलम की मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब रोज क्या है इसमें? देखो, ये वाली पहली रो है हमारी, फर्स्ट रो। ये हमारी सेकेंड रो है, 502 B 18 सेकेंड रो है, और 503 C 20 हमारी थर्ड रो है। ये वाली फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो जो भी डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मतलब इस तरह से सेव हो रहा है उसको हम कहते हैं रोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। और SID, S नेम और एज, ये हमारा क्या है? कॉलम्स। इस तरफ नीचे की तरफ अगर हम इस डाटा को सेव कर रहे हैं 19, 18, 20 ABC, ये हमारे कॉलम की फॉर्म में है। तो ये हमारा SID, S नेम और एज जो है ये हमारा कॉलम कहलाता है। ये इस तरह से हमारे कॉलम कहलाते हैं, तो मतलब ऐसे 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 कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास रोज कहलाई जाती है। और इस पूरे मॉडल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। मतलब डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करना। टेबल की फॉर्म मतलब रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं रोज क्या क्या है? यहाँ पे रोज हमारी ये 3 रोज है हमारे पास। मम्मा रोक दे उनको। रोज कितनी है? 3 रोज है। ठीक है, और हमारे पास अभी रुक जा मम्मा यूर। तो जब भी हम डाटा को टेबल्स और रो की फॉर्म से सेव करते हैं तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने रोज समझ ली क्या होता है, और हमने कॉलम समझ लिया क्या होता है। आपको रोज समझ आ गई? रोज मतलब हॉरिजॉन्टल में जो हम डाटा को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी रोज है हमारे पास? 3 रोज है। यहाँ कितनी रोज है हमारे पास? 3। एक रो ये है हमारी 501 A 19, 502 B 18, ये सेकेंड रो,
503C 23rd रो हमारी है, ठीक है। और कॉलम्स क्या क्या है, जो आपकी वर्टिकल में हम जो डाटा सेव करते हैं, जैसे 501, 502, 503 हमारी पहली कॉलम है, ए बी सी हमारा दूसरा कॉलम है, और 19, 18 और 20 में जो डेटा, जो एज का डेटा है वो हमारा थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स है, SID, SNAME और एज के, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ, अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। स्टूडेंट रिलेशन जो है हमारा, उसके अंदर हमारा SID, SNAME और एज है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो हमारा ये हो गया, SID, SNAME और एज, जिसको हम कॉलम्स और एरिटी कहते हैं। और रोज हमारी जो हम इधर इधर और इधर डाटा लिखेंगे, ये पहली रो हो गई, इधर इधर जो डेटा लिखेंगे वो दूसरी रो हो गई। इसको हम बोलते हैं रोज या फिर रिकॉर्ड या फिर कार्डिनैलिटी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्लियर। डेटा को अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। तो थोड़ा आवाज करता है, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ द टेबल को हम कहते हैं रिलेशनल स्कीमा। डेफिनेशन ऑफ द टेबल को हम कहते हैं रिलेशनल स्कीमा। जैसे कि स्टूडेंट का जो हमने पिछला रिकॉर्ड टेबल में देखा था, उसमें SID थी हमारे पास, SNAME था और एज था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी बता देते हैं, जैसे SID है हमारे पास, SNAME है और एज है। तो हमारे पास रिलेशनल स्कीमा क्या हो गया, ये स्टूडेंट का हमारा डाटा है, तो स्टूडेंट का रिलेशन है, और उसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द टेबल क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टेबल में है SID, SNAME और एज। आई होप इतना क्लियर है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको समझ गए, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम एरिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं या कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अब RDBMS की कुछ गाइडलाइंस होती है। सबसे पहली जो गाइडलाइन होती है वो ये कहती है कि कोई भी दो रो सेम नहीं हो सकती। अब आपको रोज का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे SID है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, SNAME है और हमारा ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने S1 लिखा, A लिखा और ईमेल E1 लिख दी। वैसे S1A दूसरे रो में भी मैंने यही सेम डाटा लिख दिया, तो ये अलाउड नहीं है RDBMS में, मतलब कोई भी दो रोज सेम डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है, हमारा सेकेंड रूल कहता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे ये हम डाटा लेते हैं SID, SNAME और ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे S1 है, A है और E1, E2 मान लो किसी पर्सन की 2 ईमेल है, तो ऐसा डाटा अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट आ गए, E1 और E2। हमें हमारा जो डाटा होना चाहिए, उस जितना भी रो हमने बनाई है उसमें एक डेटा से आप रिकॉर्ड आना चाहिए, एक एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे ये ईमेल के अंदर हमारे पास 2 आ गए रिकॉर्ड, तो ये अलाउड नहीं है RDBMS में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रूल हुआ कि ईच एट्रीब्यूट शुड बी एटॉमिक, each attribute should be atomic। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज अलाउड, ठीक है। ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ना, मतलब यहाँ पे दो दो एक ही ईमेल सेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में एक डाटा बनाते हैं तब समझते हैं। जैसे मेरे पास ये SID है, SNAME है और एज है। S1A, S2A मान लेते हैं, अभी हमने ये देखा, S3B, S4B। अब आप कुछ आपसे यहाँ पे मैं एज लिख लेती हूँ 20, यहाँ लिख लेते हैं 18, यहाँ लिख लेते हैं 19, यहाँ लिख लेते हैं 21। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो रो सेम है ना, कि नहीं, यहाँ पे दो रो सेम, कोई भी रो आपकी सेम नहीं है। एक S1A 20 है, S2A 18 है, सारी रोज अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा RDBMS का पहला रूल सेटिस्फाई हो गया कि कोई भी रो सेम नहीं होनी चाहिए और कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब कैंडिडेट की समझते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की का मतलब होता है मिनिमल एट्रीब्यूट सेट
विच कैन डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड ऑफ रिलेशन यूनिकली। इसका मतलब है कोई ऐसा एट्रीब्यूट सेट, इनको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, जैसे SID है, नेम है, एज है ना, ऐसा एट्रीब्यूट सेट जो रिकॉर्ड को यूनिकली बता सके। यूनिकली बता सके मतलब जिनमें कोई भी दो वैल्यू सेम ना हो, जैसे SID S2 S3 S4, ठीक है। तो लेकिन वो मिनिमल भी होना चाहिए। मिनिमल मतलब सबसे कम होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि SID S नेम को अगर मैं साथ ले लूँ तो ये कैंडिडेट की बन सकती है। नहीं, लेकिन बन तो सकती, मतलब क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ SID और S नेम जो है वो मिनिमल नहीं है। मतलब रिकॉर्ड तो अलग अलग बता रहे हैं, जैसे S1A है अलग है, S2A अलग है, S1A अलग है, S2A अलग है, S3B, सारा रिकॉर्ड अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मिनिमल नहीं है रिकॉर्ड, तो इसमें हम कैंडिडेट की क्या लेंगे, SID को हम कैंडिडेट की लेंगे। क्यों? क्योंकि वो डाटा को यूनिकली बता रही है और वो मिनिमल एट्रीब्यूट सेट भी है। मिनिमल एट्रीब्यूट भी है, मिनिमल है ना। S1 अलग है, S2 अलग है, S3 अलग है, S4 अलग है, ठीक है। तो मिनिमल है, इसीलिए हमारा SID जो है वो कैंडिडेट की है। तो हम इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है कैंडिडेट की मिनिमल attribute set which can differentiate records of relation uniquely, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो वो मिनिमल होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, और जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली बताना चाहिए। यूनिकली मतलब अलग होना चाहिए रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड सेम नहीं होना चाहिए। तो पिछले केस में हमारा SID जो था वो कैंडिडेट ही था। मिनिमल मतलब सबसे कम, और यूनिकली मतलब रिकॉर्ड को यूनिकली बताना चाहिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैंडिडेट की के कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे एनरोल है, यहाँ पे SID है, CID मान लेते हैं, और इसका रिकॉर्ड थोड़े हम चेंज कर लेते हैं। S1 C1 5000, S1 C2 4000, S2 C2 4000 और S3 C2 6000। तो यहाँ पर हमारा SID देखते हैं। पहले देखते हैं SID क्या कैंडिडेट की बन सकता है। नहीं, इस केस में कैंडिडेट की SID नहीं बन सकता, क्योंकि S1 सेम हो गया, ठीक है। तो ये तो नहीं चलेगा, SID तो हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं SID और कोर्स ID को अगर मैं कंबाइन करूँ, CID मतलब कोर्स ID, तो क्या ये दोनों मिलके कैंडिडेट की बन रहे हैं। देखते हैं, S1 C1 है, यहाँ पे S1 C2 है, मतलब अलग है दोनों, रिकॉर्ड यूनिकली बता रहा है। S2 C2 ये भी अलग है, S3 C2 ये भी अलग है। तो हमारे पास इस केस में SID CID कंबाइन होके हमारा क्या बन रहा है, कैंडिडेट की, और ये मिनिमल है। SID क्यों नहीं बन रहा था आपको आई होप क्लियर होगा, क्योंकि SID में S1 हमारा यूनिक नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड सेम आ रहे थे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे A है हमारे पास, यहाँ B है और यहाँ C है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 4 4 5 है, 4 3 3 है और 4 4 3 है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कोई कैंडिडेट की हो रही है या नहीं। देखो 4 4 3 और एक और डाटा लिख लेते हैं, 6 3 और 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी हमारी कैंडिडेट की बन सकती है। देखो, अगर मैं A को कैंडिडेट की बनाना चाहूँ, ये नहीं हो सकता क्योंकि 4 4 सेम है, फिर 4 4 मैच हो रहे हैं। अगर मैं B को कैंडिडेट की बनाना चाहूँ तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि 3 और 3 हमारा यूनिक नहीं है। अगर मैं C को कैंडिडेट की बनाना चाहूँ तो भी ऐसा नहीं हो रहा, 5 5। अगर मैं A और B को दोनों को कैंडिडेट की बनाऊँ तो देखो हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 4 और 3 यहाँ पे भी है और 4 और 3 यहाँ पे भी है, तो ये भी यूनिक नहीं हो रहे। तो अब इसीलिए मुझे तीनों को लेना पड़ेगा, ABC। अगर मैं लेती हूँ तो देखते हैं यूनिक बन रहा है या नहीं। तो 4 3 5, ठीक है, नीचे 4 3 5 अगर आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। 4 4 5 है, ठीक है, 4 3 3, ठीक है, 4 4 3 4 3 3 भी कहीं कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए इस केस में कैंडिडेट की हमारी पूरी ABC होगी। आई होप आपको कैंडिडेट की का कंसेप्ट समझ आया होगा। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे की चीज। थैंक यू।